मेरे डियर साथियों, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो डियर साथियों यार, आज से जो है ना अणु संख्या गुणधर्म को ना एकदम यार डीपली पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो कुछ कारणों से छोटी सी वीडियो आपको मिली थी जिसमें अणु संख्या गुणधर्म और अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं ये हमने देख लिए थे, ठीक है ना। और आज से यार मेरे रसगुल्लो यार अणु संख्या गुणधर्म को एकदम यार डीपली बहुत मस्त तरीके से करेंगे यार। क्या बात है ना, बहुत अच्छे तरीके से ना भाई। मैं तो अपना काम यार बिल्कुल यार बराबर आपके साथ कर रहा हूं, बट आप अपना काम नहीं कर रहे यार। आप ना वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर वीडियो शेयर करते तो मुझे दिखता कि हाँ आप शेयर कर रहे हो। आपने वीडियो को शेयर भी नहीं किया तो भाई प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि वीडियो को शेयर जरूर करो, है ना। वीडियो को शेयर करो, वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी किया करो यार। आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, अच्छी बात नहीं है ना, ये बुरी बात है। तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। तो क्रम से अणु संख्या गुणधर्म को हम पढ़ेंगे और आज जो है ना हमारा अणु संख्या गुणधर्म है पहला वाला कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है डियर साथियों, वाष्प दाब में अवनमन। समझ में आ रहा है? आपको लिखा दिख रहा है वाष्प दाब में अवनमन। किसमें अवनमन है बेटा? वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी होता है। अच्छा, ये वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या है? कमी। तो जो वाष्प दाब में कमी बोलना चाहिए ना, अब अवनमन हटा दिया जाए तो ये क्या होगा? पूरा का पूरा वाष्प दाब में कमी। मतलब जो वाष्प दाब में कमी होगी वो हमें पढ़ना है। जो वाष्प दाब में कमी होगी वही हमें क्या करना है? पढ़ना है। लेकिन वाष्प दाब में कमी होती कब है सर? तो वो हमें समझा दो। तो एक बार जल्दी से ध्यान से अच्छे से समझ लो। तो मेरे डियर साथियों यहाँ पर देखो, मेरे पास मान के चलो ये दो पात्र हैं। एक पात्र मेरे पास ये है और एक पात्र मेरे पास ये है। मेरे पास ये दो पात्र हैं, ठीक है ना। इस पात्र में बेटा मैंने केवल और केवल शुद्ध विलायक लिया है। क्या लिया है? शुद्ध विलायक। और शुद्ध विलायक क्या होता है डियर साथियों? जल होता है। शुद्ध विलायक क्या होता है? जल। अगर आप क्रम से चीजों को देख रहे हो, क्रम से आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शुद्ध विलायक क्या है, ठीक है ना। तो ये वाष्प दाब देख रहे हैं। तो मान लो मैंने इस पात्र में एक शुद्ध विलायक ले लिया और अब यदि मैं इस शुद्ध विलायक को गर्म करूंगा तो जैसे ही मैं इस शुद्ध विलायक को करूंगा तो इसके ऊपर खूब सारे वाष्प अणु बनेंगे। खूब सारे क्या बनेंगे? वाष्प अणु बनेंगे। इन गोल गोल अणुओं को हम क्या बोलते हैं? वाष्प अणु बोलते हैं। और खूब सारे वाष्प अणु बनेंगे तो खूब सारे वाष्प अणु फिर टूटेंगे भी और खूब सारे वाष्प अणु फूटेंगे भी। समझ रहे हो आप? जब शुद्ध विलायक लोगे तो शुद्ध विलायक जैसे जल ले लिया, जल को जैसे ही गर्म करेंगे तो जल के ऊपर बहुत सारे वाष्प अणु बनते हैं, बहुत सारे गोल गोल अणु बनते हैं। और जब बहुत सारे वाष्प अणु बनते हैं तो बहुत सारे वाष्प अणु टूटते भी हैं। तो जब ये वाष्प अणु टूटते हैं मेरे डियर साथियों तो ये द्रव की सतह के ऊपर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। और यही दाब हमारा कौन सा दाब कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है डियर साथियों? वाष्प दाब कहलाता है। तो शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो सबसे अधिक होता है, ये आप पहले सीख चुके हो। और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को हम किससे व्यक्त करते हैं? P नॉट A से। किससे व्यक्त करते हैं? P नॉट A से। और ये जो है ना ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि ये शुद्ध विलायक है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब आगे क्या कर रहा हूं? तो आगे बेटा मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास जल था, शुद्ध विलायक था, उसके अंदर मैंने कोई आवाष्पशील विलेय मिला दिया। आवाष्पशील मतलब जिसमें वाष्प ना बनती हो। जैसे आप नमक को गर्म करो, शक्कर को गर्म करो, मिट्टी को गर्म करो, क्या इनमें वाष्प बनती है? नहीं, इनमें वाष्प नहीं बनती। इनके अंदर जब इनको गर्म करते हैं तो इनके अंदर गोल गोल अणु नहीं बनते, मतलब वाष्प नहीं बनती। मतलब ये क्या है? आवाष्पशील। तो मैंने इस पात्र में जल और नमक लिया है और जल और नमक मैंने लिया है और अब जब मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो जैसे ही बेटा मैंने जल में नमक मिलाया तो जल में नमक मिलाया तो नमक जल के साथ मिल गया। अब नमक जल के साथ मिल गया और अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको गर्म कर रहा हूं। अब नमक मिला के अब मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो देखो आपको पता है नमक की वाष्प नहीं बनती, नमक वाष्प में परिवर्तित नहीं होता। तो जब मैं इसको गर्म करूंगा तो नमक जो है वो खुद तो वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, साथ में जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से क्या करता है? रोकता है, वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देता। और जब वाष्प में परिवर्तित नहीं होने देता तो इसके ऊपर कम वाष्प अणु बनते हैं, इसके ऊपर कम वाष्प अणु। और जैसे ही कम वाष्प अणु बनेंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम। क्योंकि कम वाष्प अणु बनेंगे तो कम वाष्प अणु टूटेंगे
और कम वाष्प अणु टूटेंगे तो कम दाब लगेगा, तो वाष्प दाब जो है ना इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब इसको आप PS से व्यक्त करते हो। किससे व्यक्त करते हो? क्योंकि जल में नमक बनाया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन बन गया। या फिर आप PA से ही व्यक्त कर दो। मान के चलो ये शुद्ध विलायक है और ये शुद्ध विलायक नहीं है। शुद्ध विलायक को नोट लगा के प्रदर्शित कर दिया, इसमें नोट मत लगाना। तो जैसे इसमें नमक मिला दिया तो अब शुद्ध नहीं बचा, तो ये जो वाष्प दाब है, ये जो P है, इसको PA से व्यक्त करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा ये कम क्यों हुआ? क्योंकि इसमें हमने नमक मिला दिया है ना। तो ये जो वाष्प दाब में कमी आएगी, जितनी देखो यहाँ ज्यादा मिल रहा था, यहाँ क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो जितनी भी कमी आएगी, जितना कम मिलेगा वो ही कमी जो है ना वाष्प दाब में क्या है, अवनमन है। जैसे मान के चलो हमने इसको गर्म किया और हमें वाष्प दाब कितना मिला बेटा, 100 पास्कल मिला। कितना मिला? 100 पास्कल। और जब हमने इसको गर्म किया तो इसका वाष्प दाब हमें कितना मिला, 90 पास्कल। तो आप बोलोगे कि बताओ, मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा कितना कम हुआ है, तो बोलोगे आप इधर 100 है इधर 90 है, सर 10 की कमी मिली है। कितने की कमी मिली है? 10 की कमी मिली है। तो जो 10 की कमी हुई है, ये जो 10 की कमी है वही क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। वही क्या है बेटा, वाष्प दाब में अवनमन। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि इस कमी को आप निकालोगे कैसे, इस कमी को निकालोगे कैसे? तो आपको पता है भाई, कमी हो या वृद्धि हो, आप बड़े में से छोटे को घटा के निकालते हो कि नहीं? बोल दो, आप जल्दी से बोल दो। आप कमी हो या वृद्धि हो, बड़े में से छोटे को घटा के निकालते हो। तो बड़ा कौन है? तो बड़ा ये है। छोटा कौन है? तो छोटा ये है। तो 100 में से आप 90 को घटा दो, कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। लेकिन 100 और 90 तो हमने समझाने के लिए माने थे। वास्तव में देखें तो इसका वाष्प दाब क्या है, P0 और इसका वाष्प दाब क्या है, PA। तो अगर इनमें इन संकेतों में कमी निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो बड़े में से छोटे घटा दो। ज्यादा वाला कौन है? ये, मतलब P0A। और छोटा वाला कौन है? ये। तो P0A में से PA को घटा दो, आपको ये क्या मिल जाएगी, कमी। और यही कमी कहलाएगी वाष्प दाब में अवनमन। तो ध्यान रखना कि ये जो कैसे निकाली, बड़े में से छोटे को हटा के। हमेशा ध्यान रखना, कमी हो या वृद्धि हो, बड़े में से छोटे को हटा के निकालते हैं। तो ये बड़ा था, ये छोटा था, तो ये हमने क्या निकाली, वाष्प दाब में अवनमन। तो ध्यान रखना कि वाष्प दाब में अवनमन को हम किससे व्यक्त करेंगे, P0A PA से। P0A PA से। अच्छा अगर इसको ऐसे ना व्यक्त करें तो सर, तो बिल्कुल आप डेल P से व्यक्त कर सकते हो, आप सॉरी डेल PA से व्यक्त कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बताएगा परिवर्तन है ना, और ये क्या बताएगा, ये परिवर्तन है ना। देखो ये दोनों में क्या है, परिवर्तन, तो ये परिवर्तन को बताएगा और ये क्या बताएगा, वाष्प दाब को बताएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही व्यक्त कर सकते हो, ऐसे भी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। तो समझ गए ना। अगर तो आप इसकी थ्योरी भी तो लिखोगे, बिना थ्योरी के कैसे काम बनेगा, तो आप थोड़ा समझो। देखो क्या समझोगे, यहाँ थ्योरी लिखी है भाई, आप देखना। जब शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय जैसे नमक मिला दिया जाता है तो बने विलयन के वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी। तो जो कमी होती है वो कमी ही क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। जो कमी हो जाती है वही कमी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। और वाष्प दाब में अवनमन को हम कैसे व्यक्त करेंगे, P0A PA से, ठीक है। आप ये लिख लेना इसको P0A PA से। तो यहाँ लिखा तो आ नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर आप यहाँ ऐसे लिख लेना कि इसे P0A PA से व्यक्त करते हैं, यहाँ लिख लेना है, इसे P0A PA से व्यक्त करते हैं। तो ये तो बेटा आपका हुआ क्या, ये केवल आपका हुआ वाष्प दाब में अवनमन। क्या हुआ, वाष्प दाब में अवनमन। लेकिन इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बन जाता है। सर वो क्वेश्चन क्या, वो बेटा क्वेश्चन ये बनता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है। अभी देखो, अभी हमने पढ़ा था वाष्प दाब में अवनमन, अभी हमने क्या पढ़ा था, वाष्प दाब में अवनमन, और अब क्या बन गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ ध्यान से समझना। देखो यहाँ ध्यान समझना, तो आप मुझे ये बताओ P0A PA ये क्या है, ये क्या है, आप बताओ P0A PA ये क्या है। आप इस पूरे को बताना, ये पूरा क्या है। तो आप बोलोगे सर ये पूरा जो लिखा है ये वाष्प दाब में अवनमन लिखा है, क्योंकि ये वाष्प दाब में अवनमन को हम इससे व्यक्त करते हैं। तो ये पूरा क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। अब ध्यान सुना, अब बताओ ये अकेला बताओ ये क्या लिखा है। तो आप बोलोगे सर ये P0A है, और P0A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन, और ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब।
समझ रहे हैं ना? तो बेटा सही है। तो जो बाष्पदाब में अवनमन है और जो शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध बाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के बाष्पदाब का जो अनुपात बना है, ये जो दिख रहा है ना आपको अनुपात, यही जो अनुपात है यही है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यही क्या है बेटा? बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ध्यान रखना, आपको इसको बराबर लिख लो, ठीक है? ध्यान से सुनना, यहाँ परिभाषा लिखी आ गई है, तो यहाँ पर बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र लिख दे रहा हूं। तो बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है? अवनमन का सूत्र क्या होगा? देखो यहां लिख दे रहा हूं, बराबर करके यहां लिख दे रहा हूं। तो P नॉट A माइनस PA, बाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के बाष्पदाब को अनुपात को क्या बोलते हैं? बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो ये जो फॉर्मूला है एक डब्बे में बंद कर लेना। तो बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन कोई पूछे क्या होता है तो बता देना P नॉट A माइनस PA बटे P नॉट A, मतलब बाष्पदाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के बाष्पदाब के अनुपात को, ठीक है? क्या कहते हैं? बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो देखो बाष्पदाब में अवनमन भी समझ गए और बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन भी समझ गए। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अभी तक सर कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? चलो तो अब मैं इसको हटाता हूं। तो बेटा अब हम पहुंच जाते हैं आगे, और आगे हमारी कहानी ये है कि अब जो बाष्पदाब में अवनमन है इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अंत में जो व्यंजक निकलता है उससे एक नियम बनता है राउल्ट का नियम। और वो राउल्ट का नियम साधारण नियम नहीं है, वो देखो राउल्ट नियम हम पढ़ चुके, राउल्ट नियम वही है, लेकिन एक और राउल्ट का नियम होता है, किसी कारणवश वो उत्पन्न होता है, तो वो भी आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए क्या करना है? व्यंजक। अब देखो यहाँ सुनो ध्यान से, बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है? तो बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन होता है सर P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ये बाष्पदाब में क्या होता है? आपेक्षिक अवनमन। अब भी किया तो उसने क्या बोला है? अभी बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक, मतलब जो बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है ये, इसका आपको सूत्र, मतलब ये सूत्र आपको बनाना है, ये सूत्र आपको बनाना है, ये हमारा टारगेट है, इस क्वेश्चन का टारगेट है कि बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए व्यंजक, मतलब हमें इस सूत्र की जो है ना स्थापना करनी है। आई बात समझ में? तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? इसको हम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर सीधी सी बात, हमें इस सूत्र की स्थापना करनी है, तो बेटा हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। सर किसकी सहायता नहीं ले पड़ेगी? तो देखो बेटा हम लेंगे राउल्ट नियम की सहायता। किसकी? राउल्ट नियम की सहायता। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे राउल्ट नियम से। अब राउल्ट नियम हमने पढ़ के रखा है क्या? बोलो, हमने पढ़ के रखा है? हाँ पढ़ के रखा है। तो राउल्ट नियम का फाइनल सूत्र क्या निकलता? आपको मैंने पढ़ा दिया, आपने नहीं देखा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दे दूंगा मैं, सेकंड चैप्टर की, वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, ठीक है? तो राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम आपको पता होगा, तो क्या होता है बेटा राउल्ट नियम? तो राउल्ट नियम होता है सर PA बराबर P नॉट A डॉट XA, ये राउल्ट नियम होता है। तो हम राउल्ट नियम की सहायता लेंगे, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये हमने राउल्ट नियम की सहायता ले ली। हमें टारगेट पे कौन है? हमारे टारगेट पे ये है, मतलब हमें इस सूत्र की स्थापना करनी है। तो भाई जब इस सूत्र की इससे स्थापना करनी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? आप क्या करते हैं वो देखो। आप बेटा मुझे आप ये बताओ, PA का आपके पास कुछ वैल्यू है? आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा जिसमें PA बराबर कुछ होता है? सर नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। P नॉट A का नहीं पढ़ा सर। XA का हाँ सर कुछ पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है ना? तो यहाँ पर देखो, किंतु आपने बेटा ये पढ़ा है, किंतु आपने ये पढ़ा होगा कि XA प्लस XB बराबर कितना होता है? 1 होता है। हाँ सर ये पढ़ा है। इसमें क्या है? तो इसमें XA है, हमें क्या चाहिए? XA। जब हम XA का मान निकालेंगे तो XB को इस तरफ ले जाएंगे, जब XB को इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ क्या बचेगा? XA बराबर ये क्या है? 1। अब XB इस तरफ गया तो ये प्लस का इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो XA बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा? XB हो जाएगा। XA बराबर 1 माइनस XB। जो XA का मान निकाला है उस XA के मान को उठा के समीकरण 1 में रखो। तो क्या लिख दोगे आप? XA का मान समीकरण 1 में रखने पर, XA का मान कहाँ रख देंगे बेटा? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 जो है उसको इधर लिख लो पहले। तो PA बराबर P नॉट A डॉट XA,
बनाओ, यही है क्या? हाँ ठीक है सर। एक्स ए का मान कितना है? 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी रख दो। तो ये पी ए है और ये पी नॉट ए है, ये क्यों कहते हैं? अब एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी, तो ये रख दिया 1 माइनस का एक्स बी। अब क्या करो भाई, ये बाहर है तो मेहमान को अंदर नहीं बुलाओगे क्या? बोलो, अगर हमारे घर के बाहर कोई मेहमान है तो उसको अंदर स्वागत नहीं करेंगे हम? पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, रोटी खिलाएंगे जबरदस्ती की, है ना? तो भाई इसको अंदर प्रवेश कराओ, तो जैसे अंदर प्रवेश कराएंगे तो ये गुणा होगा, तो जब ये गुणा होगा तो ये तो आपका पी ए रहेगा। अब इसका अंदर गुणा कर दोगे, 1 में करोगे तो पी नॉट ए रहेगा, फिर इसका इसमें करोगे तो माइनस ये पी नॉट ए डॉट एक्स बी। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं सर, अभी तक तो कोई परेशानी नहीं। तो बेटा अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या चाहिए बेटा, पी नॉट ए माइनस पी ए बनाना है। पी नॉट ए माइनस क्या बनाना है? पी ए बनाना है। तो बेटा आप क्या करो, आप क्या करना है, आपको करना क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए बनाना है। तो एक काम करो, पी नॉट ए माइनस पी ए बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? तो बेटा आपको ऐसे बनेगा कि जो पी नॉट ए डॉट एक्स बी है इसको ले जाओ इस तरफ, और ये जो पी ए है इसको आप इस तरफ ले जाओ। सर कैसे? समझ में नहीं आया, एक बार करके बताओ। तो देखो इधर, अगर बेटा ध्यान से सुना, अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ ये काय का है? माइनस का, और इस तरफ जाके काय का हो जाएगा? प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट ए डॉट एक्स बी, ये माइनस का था, इस तरफ जाके प्लस का हो गया। अब बराबर इस तरफ कौन बचा? तो आप बोलोगे सर पी नॉट ए। सर इस तरफ पी ए था वो कहां गया? तो बेटा टेंशन मत लो, ये जो पी ए है हम उसको इस तरफ ला रहे हैं ना, जब ये इस तरफ आएगा तो इसके यहाँ प्लस का है तो इस तरफ का क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का पी ए। बोलो बात क्लियर है? देखो इसको हम इस तरफ ले गए, ये माइनस का था प्लस का हो गया, आ गया। अब यहाँ कौन बचा था? पी नॉट ए है, ये इस तरफ आया तो ये काय का हो गया? माइनस का। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो पी नॉट ए माइनस पी ए, ऊपर कंडीशन बन गई और हमें यही तो बनानी थी, बन गई ना, ऊपर बन गई। अब यहाँ देखो, अब नीचे हमें क्या चाहिए? पी नॉट ए। तो भाई नीचे पी नॉट ए आ तो सकता है, गुणा में है ना, तो गुणा वाला कहाँ जाता है? बटे में। तो यहाँ अगर हम एक्स बी छोड़ दें तो ये जो पी नॉट ए बटे में आ जाएगा, तो ये पी नॉट ए माइनस पी ए बटे पी नॉट ए बटे पी नॉट ए। आपको गया ये तो करना था ना, आ गया ना? तो भाई देखो आप, जो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर आ गया? एक्स बी के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया? एक्स बी के। और एक्स बी क्या है? तो आप बोलोगे सर एक्स बी मूल प्रभाज है, बट बी क्या है? बिले। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिले, अपन ने पढ़ के रखा है ना भाई। कोई नई बात बता रहा हूँ क्या आपको? बोलो बेटा, कोई नई बात बता रहा हूँ? नहीं ना, आपने पढ़ के रखा है, ए फॉर बिलाई, बी फॉर बिले, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। आप क्रम से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल हर एक चीज आपको आ रही है, ठीक है ना? मैं एकदम सीरियस, बीच में बिल्कुल बकवास नहीं करता बेटा, एकदम सीरियस पढ़ाता हूँ आपको, पढ़ाता हूँ, मजा आता होगा आपको, है ना? तो b क्या है? बिले, और x क्या है? मूल प्रभाज। तो x b क्या हो गया? तो x b हो गया बिले के मूल प्रभाज। बिले के क्या बेटा? मूल प्रभाज। ये हो गया बिले के मूल प्रभाज। क्या होगा बेटा? बिले के मूल प्रभाज। हाँ सर ये तो बात क्लियर हो गई, ये बिले के मूल प्रभाज ही हुए। हाँ, और ये क्या है? तो आपको पता है, ये तो पढ़ के चुके हो, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन। और ये क्या है? बिले के मूल प्रभाज। तो जो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है ये बिले के मूल प्रभाज के बराबर आ गया। आ गया कि नहीं? तो अंत में एक बात निकल के आती है, बहुत अच्छी बात, वो देखो इधर, यहां लिख रहा हूं मैं अतः में, अतः वासुदाव में आपेक्षिक अवनमन, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, ये वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है। हाँ है। अतः वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बिले के मूल प्रभाज, बिले के मूल प्रभाज के बराबर होता है। देखो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन बिले के मूल प्रभाज के बराबर आ गया, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। इसे ही आपेक्षिक अवनमन के लिए बेटा राउल्ट नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राउल्ट नियम कहते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम क्या है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम क्या है?
किसके लिए? आपेक्षिक अवनमन के लिए। तो आप बता देना कि यहाँ पर जब ये आप ऐसा क्वेश्चन आए कि आपेक्षिक अवनमन के लिए राउट नियम लिखिए, तो क्या लिखोगे आप? अतः को छोड़ देना, लिखना वास्तव में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है, इसे ही आपेक्षिक अवनमन के लिए राउट नियम कहते हैं। इतना लिख के और ये जो आपका व्यंजक है वो आप यहाँ पर लिख देना। ये हो गया, बस 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखना है कि ये आपेक्षिक अवनमन के लिए राउट नियम है। जो आपेक्षिक अवनमन है, जो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है विलय के मूल प्रभास के बराबर हो गया ना, ये आपेक्षिक अवनमन के लिए राउट नियम होता है। राउल्ट नामक वैज्ञानिक ने एक ऐसी भी बात कही थी कि अगर ऐसा होता है तो वो हमारे अनुसार ही है, लेकिन ये आपेक्षिक अवनमन के लिए। ठीक है ना बेटा? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। मेरे डियर साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे भाई पसीना जो है ना बहुत ना बह रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है भाई। आपको मेहनत पे थोड़ा सा दया आ रही हो, थोड़ा सा अगर लिहाज आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मेरे भाई प्रिय साथियों में 5 एक व्यक्ति कोई एक स्टूडेंट 5 जन में शेयर कर दो। ये वीडियो बहुत लंबी जाएगी बेटा। और आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो बात बता दो, सर हमें तो समझ में नहीं आया। देखो भाई, ये उसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा जो पहली बार जुड़ा है। अगर वो क्रम से देखे, चैनल की प्लेलिस्ट जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर वो क्रम से देख के आए और फिर ना समझ में आए तो बता देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा भाई। ये इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। क्रम से देख के आओ आप और फिर आप देखो क्या बात। बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज, कोई ऐसा नहीं कि हवा में कि भाई ये आ गई ऐसी, चलो ये आ गया, कहाँ से आ गया ये बताया नहीं। तो ऐसा नहीं होता, एकदम एक एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट होता है बेटा, इसको जल्दी से नोट करो। हमें इससे संबंधित जो आपेक्षिक अवनमन है इससे संबंधित हमें एक व्यंजक और करना है, वो भी करते हैं अपन। मेरे डियर साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है, आपेक्षिक अवनमन से ही संबंधित है। और बेटा जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, ये फॉर्मूले अंत में स्थापित हो रहे हैं। यही फॉर्मूले आपको नीट JEE के जो न्यूमेरिकल हैं उनको करने में काम आते हैं। यही सब है, कोई अलग से नहीं है, यही सब है। ठीक है? तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि जो आप वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। जो वास्तव में आपेक्षिक अवनमन है इसकी सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करो। देखो हमने पढ़ा था अणु संख्या गुणधर्म, और अणु संख्या गुणधर्म का उपयोग क्यों किया जाता है? आणविक द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। तो हमें उसकी स्थापना करनी पड़ेगी, किसकी सहायता से? वास्तव में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से। तो अब हमने वास्तव में आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया है ना, अभी स्थापित कर लिया। तो अब यहाँ देखो आप, तो फिर आप यहाँ लिखोगे हम जानते हैं। ठीक है सर, हम लिख दिया हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं? तो बेटा हम ये जानते हैं कि जो XB है, अभी हमने स्थापित किया, XB बराबर P0A माइनस PA अपॉन P0A होता है। अभी तो स्थापित किया। अब हमें इसकी सहायता से विलय का आणविक द्रव्यमान, अब विलय का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो भाई विलय मतलब B और आणविक द्रव्यमान मतलब M, मतलब यहाँ पर हमें MB की स्थापना करनी, मतलब MB निकालना है। विलय का आणविक द्रव्यमान MB होता है ना बेटा, बोलो होता है कि नहीं? जो विलय का आणविक द्रव्यमान है वो क्या होता है? MB। देखो विलय मतलब B और आणविक द्रव्यमान मतलब मास, तो MB हो गया। हमें MB निकालना है, किसकी सहायता से? इसकी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए बेटा हमें XB के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब सर XB क्या है? तो XB है विलय का मूल प्रभाव। किसका मूल प्रभाव? विलय का मूल प्रभाव। अब मूल प्रभाव भी पढ़ा दिया मैंने आपको, मूल प्रभाव हम पढ़ चुके हैं। ये जो वीडियो है ये यूनिट अंत होने की ओर चल रही है, इसका खत्म होने वाला है 1-2 दिन में। तो आपको ये चीजें पता होंगी। तो आप XB का फॉर्मूला लगाओ। देखो अगर मैं कह रहा हूं ना, अगर आप क्रम से पढ़ नहीं रहे हो, आप नोट्स बना के नहीं, देखो मैं तो आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आपको कोचिंग जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको नोट्स बनाने की भी आपको अलग से कोई मटेरियल ढूंढने की जरूरत नहीं है। पूरा मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर दे रहा हूँ, पूरा एकदम फ्री में, 1 रुपया नहीं ले रहा हूँ आपसे। तो इतना आप पढ़ोगे ना, तो नोट्स बना के पढ़ा है तो बिल्कुल ये सारी चीजें आपको पता होंगी। मैं सारा कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो आप देखो मूल प्रभाव पढ़ा होगा, उसमें XB लिखा होगा। तो XB बराबर क्या होता है बेटा? NB अपॉन NA प्लस NB। ये होता है कि नहीं होता? पढ़ के रखा होगा आपने। तो बेटा हमारा XA का ही फॉर्मूला है। अब XA का फॉर्मूला है तो XA यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रख देंगे, इसको आप चाहे तो समीकरण नंबर 1 दे दो, लिख दो आप XA का मान रखने पर, XA का मान
रखने पर एक्स ए का मान रख दो। जब एक्स ए का मान यहाँ रखेंगे, सॉरी एक्स बी का सॉरी एक्स बी का, तो एक्स बी की जगह हम मान रखेंगे तो ये रखेंगे मान, एक्स बी की जगह ये रख देंगे। जब ये रख देंगे तो ये हो जाएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में चल रहा है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो सर हमें तो एम बी निकालना है, सर हमें क्या निकालना है, हमें बेटा एम बी निकालना, और एम बी तो हमें यहाँ दिख ही नहीं रहा। बेटा देखेगा, टेंशन मत लो, देखेगा। कैसे देखेगा सर, तो आपको ये पता होगा कि n बराबर बेटा क्या होता है W अपॉन m। ये सारी चीजें पढ़ चुके बेटा। n बराबर क्या होता है W अपॉन m, हाँ सर होता है। जब n बराबर W अपॉन n होता है तो n बराबर क्या हो जाएगा WA अपॉन m। बोलो सही है, हाँ सर हो जाएगा। और उसी प्रकार अगर nb बराबर बनाए तो nb बराबर क्या बन जाएगा WB अपॉन mb। बताओ ये चीजें आपको नहीं पढ़ाई गई क्या, आप बोलोगे सर पढ़ाई गई, तो बताओ ये बन जाएंगी इन्हें। ठीक है, तो n बराबर W कौन है, एन ए का मान रख दो, एन बी का मान रख दो, यहाँ पर बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो देखो एन बी का मान क्या है डब्ल्यू बी अपॉन एन बी, तो एन बी की जगह आप क्या रख दो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी रख दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एन ए का मान रखो, तो एन ए का मान क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए रख दिया। फिर प्लस है, ये प्लस लगा दो, फिर एम बी है तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पर जो चीज बनी है उसकी मैं क्या करूंगा, शुद्ध विलायक से तुलना करूंगा। किससे तुलना करूंगा बेटा, शुद्ध विलायक से। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं शुद्ध विलायक के लिए। अब शुद्ध विलायक क्या होता है बेटा, जल होता है। शुद्ध विलायक क्या होता है आपको पता है ना, शुद्ध विलायक क्या है बेटा, जल है। क्या है, जल है ना, जो साधारण जल है ना वो है। तो शुद्ध विलायक के लिए तो बेटा जैसे ही मैं तुलना करूंगा, अब देखो शुद्ध विलायक क्या होता है, तो शुद्ध विलायक जैसे जल होता है। अब मैंने बोला शुद्ध विलायक जल, अब जल मैंने शुद्ध विलायक बोला ही है कि भाई विलायक है। अब जब विलायक है तो उसमें विलय होगा क्या, नहीं होगा बेटा। शुद्ध विलायक में कभी भी विलय नहीं होता, ध्यान रखना। जो शुद्ध विलायक है उसमें कभी भी विलय नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि बेटा जो शुद्ध विलायक है उसमें कभी भी विलय नहीं होता। ठीक है, अब जब विलय नहीं होता तो विलय का कुछ होगा तो नहीं होगा विलय का कुछ। तो बेटा विलय का कुछ नहीं होगा तो यहाँ पर जो बटे में जो आपको विलय दिख रहा है, विलय का डब्ल्यू बी एम बी, ये जीरो हो जाएगा। तो आप एक क्वेश्चन ये उठेगा सर बटे में ही क्यों होगा, ये जो ऊपर भी तो डब्ल्यू बी और एम बी है ये जीरो क्यों नहीं होगा। जब शुद्ध विलायक के लिए लागू कर रहा है उसमें विलय नहीं है तो ऊपर वाला क्यों बचेगा, नीचे वाला क्यों जीरो होगा, ऊपर वाला क्यों बचेगा। तो बेटा तुलना जो है ना हमेशा बटे में होती है, ध्यान रखना। तुलना हमेशा कहाँ होती है, बटे में। तुलना हमेशा कहाँ होती है, बटे में, ध्यान रखना। तुलना हमेशा कहाँ होती है, बटे में। इसलिए शुद्ध विलायक के लिए लागू करेंगे जब, तो जो बटे वाला जो है, बटे वाला विलय वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि तुलना हमेशा कहाँ होती है, बटे में। तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर डब्ल्यू बी बचेगा और ये क्या है एम बी, ये रहेगा। और नीचे क्या बचेगा, तो डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और ये हो जाएगा जीरो। अब जीरो हो जाएगा तो हट जाएगा ये। ठीक है, अब बराबर क्या चल रहा है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। अब ये बताओ ये कितने बटे हैं, 4। तो 4 बटे हो तो क्या लिखते हैं बेटा, तो पहला बटे दूसरा, पहला बटे दूसरा लिखते हैं। फिर गुणा करके इनको हम पलट देते हैं, पहला बटे दूसरा जो होगा लिख दिया, इनको पलट देंगे। तो इनको पलटेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब एम ए अपॉन क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, अब हमारा देखो एम बी दिखने लगा। अभी तक हमें एम बी नहीं दिख रहा था, लेकिन अब हमें एम बी दिखने लगा, और जब हमें एम बी दिखने लगा तो एम बी का मान लिया जाएगा। तो बेटा एम बी का मान अगर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। ये जो पी नॉट ए है बटे में है, तो ये वाला बटे कहाँ थे, देखो क्रॉस, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं ना, ऐसे है ना। अगर यहाँ नीचे वाला कहाँ जाता है, यहाँ, और इसके नीचे वाला यहाँ जाता है। तो देखो इसके नीचे वाला हमें क्या चाहिए, हमें एम बी चाहिए ना, तो केवल एम बी को आप ले जाओ इधर,
और यहाँ जो पी नॉट ए माइनस पी है इसको नीचे ले जाओ, और यहाँ ये नहीं चाहिए तो इसको इधर ले जाओ। तो बेटा मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, पहले मैं क्या कर रहा हूँ जो पी नॉट ए है इसको इधर ले जा रहा हूँ। तो इधर कौन है, तो इधर सर डब्ल्यू बी है, इधर और कौन है, तो सर एम ए है, ठीक है। फिर इधर ये चला गया तो ये हो गया पी नॉट ए, ठीक है, बटे अब एम बी को मैं इधर ले जाऊंगा तो इधर कौन बचा सर, डब्ल्यू ए बचा। इधर और कौन आ गया, तो सर इधर ये जो पी नॉट है मैं इधर नीचे ले गया तो ये पी नॉट ए माइनस पी आ गया। तो एम बी कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो ये चला गया एम बी। और ये हमें क्या करना था, एम बी का ही मान निकालना था, हमें विलेय का आणविक द्रव्यमान निकालना था। और ये देखो विलेय का आणविक द्रव्यमान एम बी निकल गया, यही हमारा आंसर है। तो बेटा अगर हमें वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से, मतलब पी नॉट ए दिया हो, पी ए दिया हो और डब्ल्यू ए दिया हो, एम ए, तो इनकी हेल्प से हमें एम बी अगर निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूला सर याद रखना पड़ेगा, तो भाई हाँ याद रखना पड़ेगा, या आपने जो प्रोसीजर सीखा है, अगर आपने प्रोसीजर सीखा, अच्छे से सीख लिया है, तो जब भी जरूरत पड़े ऐसा लगा के तुरंत 2 मिनट में बना लेना। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा आपको। अगर ये मैकेनिज्म पूरा समझ में आया, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में आप बना लोगे और ये बन जाएगा, ठीक है, अगर आपको याद नहीं रखना, ठीक है। तो ऐसे करके वे वाष्पदाब में जो अवनमन था ये संबंधित, इससे जितने भी क्वेश्चन थे, जो कुछ था वो सब कंप्लीट हो गया। मतलब पहला अणु संख्या गुणधर्म हमने 100% कंप्लीट किया, इतना सा नहीं छोड़ा बेटा, इतना सा नहीं छोड़ा। पसीना में लथपथ भले हो गए बट इतना सा नहीं छोड़ा। तो मेरे भाई जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगले अणु संख्या गुणधर्म के साथ, और अगली वीडियो में हम 2 करेंगे, एक क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, दोनों को हम साथ करेंगे। एक लास्ट बचेगा उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।